बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की हमारी जो वीडियो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में है। जैसे कि आपने पहले टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी सुना है और ऑन चेन एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस के बारे में सुना है। इसी तरह फंडामेंटल एनालिसिस भी एक एनालिसिस जो हम करते हैं कभी किसी भी स्टॉक के लिए या क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्रिप्टो करेंसीज़ या स्टॉक के लिए फ़ंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी क्यों है। तो फंडामेंटल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली अगर हम देखें तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट में तो या तो वो किसी सोशल मीडिया से या किसी फ्रेंड से या कॉलेज या इस तरह से वो ये सुन के आते हैं कि यार क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है, तो वो उसी हाइप में आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसकी वो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता, और जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद या तो मार्केट डाउन चला जाता है या वो कंपनी ही रन आउट हो जाती है, वहाँ से स्कैम कर जाती है। तो इसलिए भी उनके लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड नहीं है, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। लेकिन बहुत से रिसर्चर जो चीज़ें यूज़ करती हैं, जो टर्म्स यूज़ करती हैं, 90 to 95% वही चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इसके साथ मैं ये भी बताऊँगा कि ये जो डेटा है आपको कहाँ पे मिलेगा। तो उसमें पहले जो है ना वो टोकेनॉमिक्स है। टोकेनॉमिक्स मतलब अगर हम इसको सिंपल वर्ड में देखें तो क्रिप्टो करेंसीज या कॉइन्स की जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना वो वैल्यू है, कि हमें उस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू को देखना चाहिए कि आया ये जो क्रिप्टो करेंसीज है ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो अगर स्टॉक में हम देखें तो हम उसके जो कैश फ्लोज है उससे तो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के ये कह सकते हैं कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अब क्रिप्टो करेंसीज में हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए क्रिप्टो करेंसीज की अपनी कैटेगरीज होती है, जैसे कि गेमिंग अलग है, वेब 3 के अलग है, DeFi के अलग क्रिप्टो करेंसीज है। तो आप जिस कैटेगरी का वो कॉइन है उसी कैटेगरीज के टॉप 10 या टॉप 15 जो है ना कॉइन्स लें और उसके साथ अपने वाले कॉइन को कंपेयर करें। अगर इनके और उनके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो, मीन अगर ये अदर जो है ना कॉइन इससे प्राइस में बहुत ज़्यादा हाई हो, तो आप समझ लें कि आपका ये कॉइन अंडर वैल्यूड है। ठीक है, अगर आपका कॉइन उनसे बहुत ज़्यादा हाई है तो ये आप समझ लें कि ये ओवर वैल्यूड है। तो ओवर वैल्यूड कॉइन्स में हमने इन्वेस्ट नहीं करना, वहाँ से एग्जिट लेना है, और जो अंडर वैल्यूड है वहाँ से हमने एंट्री लेनी है। इसके अलावा हमने मार्केट कैप को भी देखना है कि उस कॉइन के पीछे कितना मार्केट कैप है, कितना लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, तो देखिए जितना भी मार्केट कैप ज़्यादा होता है उतना वो कॉइन स्टेबल होता है, लेकिन स्टेबल होने के साथ उसमें मार्केट में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता है। जितना एक कॉइन स्टेबल होता जाता है उसमें मूवमेंट जो है ना वो कम होती है, इसलिए वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। लेकिन जो कॉइन है उसका मार्केट कैप कम होता है, ठीक है, तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा फिर होता है। तो आप दो ने वैल्यू और मार्केट कैप दोनों को देखना है। ठीक है, और ये दोनों के जो है ना आपको कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको दोनों वेबसाइट पे मिलेगा। आप जिस कॉइन को वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको उसकी वैल्यू और मार्केट कैप दोनों का पता चल सकता है। आप वहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकते हैं इसको। उसमें दूसरी जो है ना वो कॉइन कैप है या जिसको हम कहते हैं सप्लाई। ठीक है, आप वहाँ पे देखेंगे कि इस कॉइन की मैक्सिमम सप्लाई कितनी है और सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है। मैक्सिमम मतलब ये है कि एक लिमिट है कि इतने तक ये आएंगे और इसके बाद कोई कॉइन इसका नहीं आएगा। जैसे कि अगर हम देखें बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 21 मिलियन है अबाउट। ठीक है, और अभी उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 18 या 19 मिलियन है। इसके बाद ये और कॉइन्स नहीं आएंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू फिक्स है। तो जिस कॉइन्स की जो है ना वो लिमिटेड सप्लाई होती है, उसको पता है कि इसके बाद और कोई सप्लाई इसकी नहीं आएंगी,
ठीक है। तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे, उसके ज़्यादा होंगे। लेकिन जिसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड हो, ठीक है, तो उसकी जो है ना वो सप्लाई समटाइम्स ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो उसके प्राइसेस गिरेंगे। तो आपने ज़्यादातर इनको देखना है जिनके जो है ना सप्लाई फिक्स्ड हो, लिमिटेड हो, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे जो है ना डिमांड्स ज़्यादा बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी, तो प्राइसेस ऊपर जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि इनकी सप्लाई जो है वो इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है। अब इन्फ्लेशनरी क्या है? इन्फ्लेशनरी ये है कि वक्त के साथ साथ जो है ना उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ती जाएगी। जैसे जो हमारी फिएट करेंसी है, जो गवर्नमेंट्स होती है या जो दूसरे कंट्रीज़ के जो है ना वो फिएट करेंसी है, वो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा छापती है, ठीक है। तो अगर ये इन्फ्लेशनरी हो गए तो ये वक्त के साथ साथ अपने सप्लाई को भी ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस गिरेंगे। डिफ्लेशनरी का मतलब यह है कि वक्त के साथ साथ इनकी सप्लाई जो है ना वो बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी, और उस कम होने वाले मैकेनिज्म को हम कहते हैं बर्निंग मैकेनिज्म। आप लोगों ने सुना होगा कि BTC ने या इथेरियम ने अपने इतने कॉइन्स बर्न कर दिए। तो बर्न का मतलब ये है जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक करती है, इसी तरह यही एक्सचेंजेस या जो बिटकॉइंस है या इथेरियम ये अपने ही कॉइन्स को बाय बैक कर लेते हैं और वहाँ पे रख देते हैं, जो आइंदा सप्लाई के लिए एक्सचेंजेस में नहीं होंगे। तो उसी वजह से उनकी जो सप्लाई है ना वो कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा होती है, तो उस वजह से उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये देखना होगा कि ये जो सप्लाई है इसकी ये इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है। तो ज़्यादातर अगर आपको चाहिए तो डिफ्लेशनरी में फोकस करें, ठीक है। अब बिटकॉइन जो है ना वो शुरू से ही डिफ्लेशनरी था, क्योंकि उसकी मार्केट सप्लाई जो थी ना वो लिमिटेड थी। इथेरियम पहले इन्फ्लेशनरी था, लेकिन अभी 2-3 साल से उन्होंने भी अपना बर्निंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर लिया है, तो इसलिए अब उसको भी डिफ्लेशनरी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी वो है जिसके वक्त के साथ साथ उनकी जो सप्लाई वो बढ़ेगी, और डिफ्लेशनरी वो जिसके साथ वक्त के साथ उसकी सप्लाई बढ़ेगी नहीं बल्कि उनका अपना एक बर्निंग मैकेनिज्म होता है, वो मार्केट से अपने जो कॉइन है वो बाय बैक कर लेते हैं। इसके बाद जो है ना वो टोकनॉमिक्स में हमने होल्डर्स को देखना है कि जो कॉइन की आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उनके होल्डर्स कौन कौन है, ठीक है। जिन्होंने इनको डेवलप किया है तो उनके पास कितना परसेंट इनका सब है, इसके अलावा जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है उनके पास कितना है, जो एक्सचेंजेस है उनके पास कितना है और कम्युनिटी के पास कितना है, ठीक है ना। अब अगर फाउंडर्स के साथ जो है ना वो 70-80% इसके होल्डर्स हो वो, तो वो उसको इजीली पंप एंड डंप कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर उन कॉइन्स में जो है ना इन्वेस्ट करें जिसका ज़्यादातर हिस्सा किस में हो, कम्युनिटी के पास हो, ठीक है। तो वो इजीली जो है ना पंप एंड डंप नहीं हो सकते, ठीक है। इस तरह भी होता है कि जो इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन या उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा इनके परसेंटेज होती है होल्डर्स की, तो किसी भी टाइम इसको पंप करते हैं। जब आप पंप करते हैं तो यहाँ पे जो रिटेल है, जैसे कि हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो उनको प्राइस को बढ़ाते हैं और लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि एक लेवल पे उनको बहुत काफ़ी प्रॉफिट हो गए, वो सडनली अपना 70% या 80% उसको सेल कर देते हैं और मार्केट डाउन चली जाती है, ठीक है। तो वो प्रॉफिट कमा लेते हैं और आप लोगों के पास क्या रह जाते हैं, आप डाउन चले जाते हैं, आपको लॉस हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उन कॉइन्स में इन्वेस्ट करें जिनका ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो कम्युनिटी के पास हो, होल्डर्स के पास। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है जो हमने देखना है वो टीम गोल एंड कंपटीशन है, ठीक है। तो ये हमने देखा है उनकी वेबसाइट में भी ये होता है, जो वाइट पेपर है उसमें भी ये मेंशन होता है कि इसकी टीम कौन है, ठीक है, किन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, और वहाँ पे उनके वेबसाइट पे या वाइट पेपर पे उन टीम के जो है ना सोशल मीडिया जो आईडीज़ है, इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गए, लिंक्डइन हो गए, ट्विटर हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप उनके प्रोफाइल्स चेक करें कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने काम किया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, किस पोस्ट पे उन्होंने काम किया, ठीक है, उनकी पोर्टफोलियो कैसी है, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने रिलायबल है। उसके बाद एक गोल कि इस टीम ने
किस गोल के बेस पे ये कॉइन बनाया है, ठीक है ना, और ये अपने कंपटीटर से किस बेस पे ये बेटर है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से करूँ तो इथेरियम पे एक डेक्स ऑलरेडी मौजूद था, यूनिस्वैप, तो फिर वहाँ पे सुशी स्वैप लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो ये यूनिस्वैप और सुशी स्वैप दोनों जो है ना कंपटीटर्स हैं। तो यह जो टीम है ये अपने वाइट पेपर्स में, ठीक है, इन चीज़ों में इसको मेंशन करते हैं कि यूनिस्वैप से हमारा सुशी स्वैप क्यों बेटर है, वहाँ पे जो कमियाँ थी हमने यहाँ पे उसको फुलफिल कर दिया है, ठीक है। इस बेस पे हम अपने कंपटीटर से बेटर है, ठीक है। तो आपने टीम, गोल, कंपटीशन, इन चीज़ों को फोकस करके देखना है, ठीक है। और ये वहाँ पे अपनी वेबसाइट्स पे ये मेंशन होते हैं, वाइट पेपर में ये मेंशन होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ये है कि कॉइन जो डेवलप हुआ है या जो टोकन उन्होंने बनाया है उसमें उनके साथ किन किन कंपनीज ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है, किन किन कंपनीज से उनको पैसा दिया है इस चीज़ को बनाने में, उनके साथ पार्टनरशिप की है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पार्टनरशिप भी है। अगर कोई बड़ी सी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उन्होंने अगर इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट की होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनी कभी भी छोटे कंपनी के साथ या फिर एक ऐसे प्रोजेक्ट में जो स्कैम हो उसमें पैसा नहीं लगाती, क्योंकि वहाँ से उनका इमेज भी ख़राब हो जाता है। अगर बाइनेंस वेंचर्स कैपिटल है या बाइनेंस लैब है, ये तो ये बाइनेंस का कंपनीज है, अगर वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है तो इट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट जो है ना वो रिलायबल है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनियां हैं जो ऐसे छोटे प्रोजेक्ट या स्कैम प्रोजेक्ट में कभी भी अपना पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इससे उनका जो है ना इमेज ख़राब हो जाता है। तो आप लोगों ने पार्टनरशिप को क्या करना है, ज़रूर देखना है। पार्टनरशिप में आपने एक और चीज़ को भी देखना है, और ये है कि आपने ड्यूरेशन को देखना है कि इन दोनों की पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी है। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि जो पार्टनर्स है वो शुरू में इन्वेस्ट कर देते हैं और जब वो पंप हो जाता है तो वहाँ से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, उनको प्रॉफिट हो जाता है, और रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि इनकी पार्टनरशिप की जो डिटेल है, जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। अगर ड्यूरेशन छोटी है तो फिर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनके चांसेस ये है कि ये पंप करे और तब आपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। लेकिन अगर उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैप है इसमें, तो फिर आप उसमें एहतियात से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी इतना पंप हो चुका होगा कि वो अपनी स्लोली अपनी जो पैसा है वहाँ से निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि उनके पार्टनरशिप में कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कॉइन में शामिल है और पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना है। चौथा जो चीज़ है उसमें है रोड मैप, ठीक है। तो वाइट पेपर के साथ साथ हर वेबसाइट पे, उनकी वेबसाइट पे एक रोड मैप लिखा होता है कि किस किस क्वार्टर में उन्होंने कौन सी चीज़ें लानी है, कौन से इम्प्रूवमेंट करने हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपना एक रोड मैप दिया होता है। जैसे कि वो कहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में हमने ये चीज़ें लानी है, इसमें सेकंड क्वार्टर में हमने इसको इतना और डेवलप करना है, थर्ड क्वार्टर में और डेवलप करना है, ठीक है। तो उसका ये एक रोड मैप बना होता है हर कॉइन का, उन्होंने अपने वेबसाइट पे या वाइट पेपर में इसको मेंशन किया होता है। तो आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके साथ ये भी देखेंगे कि पिछले साल उन्हें जो रोड मैप दिया था, क्या उस रोड मैप पे जो चीज़ें थी उसने टाइम पे उसको डिलीवर की थी, टाइम पे वो चीज़ें डेवलप की थी। अगर उन्होंने टाइम पे डेवलप की हैं तो जो भी इवेंट आता है उस इवेंट से पहले आप उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब इवेंट आता है तो उसके बाद ये प्राइस ऊपर से पंप करती है। जब पंप करती है वहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, ठीक है। और अगले जो इवेंट आने होते हैं उस तक आपने वेट करना होता है। फिर उसी इवेंट से कुछ दिन पहले या 3-4-5 दिन पहले आपने फिर उसको ले लेना है, फिर ये पंप करेगा उस इवेंट पे, फिर आपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो रोड मैप को देखना और रोड मैप को समझना ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर इवेंट से 2-3-4 दिन पहले ये पंप का होना स्टार्ट हो जाता है और इवेंट के दिन ये बहुत ज़्यादा पंप करता है। तो रोड मैप को अंडरस्टैंड करें, उसको देखें, और ये भी देखें कि पहले जो रोड मैप उन्होंने बताया था क्या उन्होंने टाइम पे उसको पूरा किया था कि नहीं। तो रोड मैप से पहले इन्वेस्ट करें, रोड मैप के 1 या 2 दिन बाद वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर उसमें सडन एक फॉल आएगा और दूसरे क्वार्टर या दूसरे रोड मैप तक ये
कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। इसके बाद जो पांचवा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वेबसाइट या वाइट पेपर्स। ठीक है, तो अगर हर चीज़ में कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको में इनके वेबसाइट और वाइट पेपर्स दिए गए होते हैं, तो आप अगर उनकी वेबसाइट को देखें और देखें अगर वो प्रोफेशनल हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, उन्हें प्रोफेशनली लोगों ने इनको बनाया है। ठीक है, लेकिन अगर वेबसाइट ग्लिची हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिसिंग हो या फाउंडर्स के पिक्चर्स वगैरह या नेम्स वगैरह जो है ना वो मिसिंग हो और रियल पिक्चर्स की जगह जो है ना वो उन्होंने कोई 3D या कोई ऐसी एनिमेशन चीज़ें डाली हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो है ना वो एक स्कैम है। ठीक है, ये आगे चल के स्कैम कर सकते हैं। तो अगर वेबसाइट प्रोफेशनल हो और प्रोफेशनल लोगों ने बनाया हो उससे देख के ही पता चल जाता है। लेकिन अगर वेबसाइट ग्लिची हो, इतना क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं हो, तो आप समझिए कि ये प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा कम है, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं कि इसको बेटर बना सके। वाइट पेपर में जो ब्लॉकचेन या जो टोकन उन्होंने बनाया होता है उसकी डिटेल होती है वो ज़्यादा टेक्निकल होता है, लेकिन जो उसको सिंपल वर्ड में लिखा होता है जब आप उनको पढ़ने की ज़रूरत होती है, इसके अलावा और चीज़ उनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। अच्छा, ट्रांजैक्शन फ़ी आपने देखनी है। समटाइम्स कुछ अर्सा एक होता है मून स्पेस या स्पेस मून, ऐसा वाला एक टोकन था, वो ऐसा करते थे कि जब आप उसकी बाइंग एंड सेलिंग करते थे वो एक परसेंटेज की फ़ीस जो होती थी ना 4 या 5% का, या तो जो होल्डर्स थे उनके पास चला जाता या कम्युनिटी पूल में चला जाता। तो आपने ये देखना है क्योंकि ट्रांजैक्शन फ़ी तो इसमें नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शन फ़ी होती है तो फिर आपने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप 5% या 10% प्रॉफिट बुक करते हैं उसमें 6 या 5% आपसे चला जाता है तो फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। आपने ये भी देखना है कि ये स्टेकिंग रिवॉर्ड्स देंगे या नहीं। ठीक है, गेम प्ले मेथोडोलॉजी अक्सर वाइट पेपर में जो गेम के जो कॉइन्स होते हैं उन्होंने दी गई कि गेम कैसे खेलना है, आप लोगों ने सारा का सारा जो है ना उन्होंने दिया होता है। गेम किस तरह खेलेंगे, हम आपको स्टेकिंग रिवार्ड किस तरह देंगे। ठीक है, ये सब कुछ उस वाइट पेपर में मेंशन होता है। इसके अलावा ऑडिट्स, उसके ऑडिट रिपोर्ट्स आपने पढ़ने हैं कि इनका ऑडिट हुआ है और किन किन कंपनी ने इसका ऑडिट किया है। फिर उन कंपनी का आपने गूगल करके देखना है कि ये कंपनी जो है ना ऑथेंटिक है या नहीं है। ठीक है, और जो ऑडिट हुआ है इनका वो क्या कह रहा है, जिसके बाद आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। 6 नंबर का जो है वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर कॉइन के वेबसाइट पे उसकी सोशल मीडिया लिंक्स होते हैं, आप लोगों ने वहाँ उनको ज्वाइन करना है और उनसे सवालात करने हैं। फिर आप ये देखना है कि उनका बिहेवियर आपके पास कितना है, कम्युनिटी उसके बारे में क्या कहती है, उसके फ्यूचर प्रोडक्शन के बारे में लोग क्या कहते हैं। ठीक है, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी चीज़ें या क्या क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। अब हम जो मैंने डिटेल में ये चीज़ें बता दी हैं इसका एक प्रैक्टिकल वर्जन अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये हम देखें तो ये BTC है और ये इसका सारा डेटा है टोकेनॉमिक्स का। अगर हम देखें तो इसका जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई भी 19 पॉइंट समथिंग मिलियन लिखा हुआ है, मैक्सिमम सप्लाई भी यहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ इस तरह देखें जो ट्विटर है वो लिंक भी यहाँ पे दिया गया है, फेसबुक का भी यहाँ पे दिया गया है, वाइट पेपर का भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा का सारा डेटा आपको कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको में मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम होल्डर्स का देखें तो आप देखें इस तरह जो टॉप 10 होल्डर्स है इनके जो बिग वेल है उनके पास अबाउट 5 to 37% कॉइन्स है इसके। अगर 20 होल्डर्स देखें तो 7.53 है, जो टॉप 50 देखें तो 10, 100 देखें तो 13। तो अगर BTC का आप देखें तो बिग वेल्स के साथ इसका इतना ज़्यादा होल्डर्स नहीं है, कम्युनिटी के पास इसके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ना ज़्यादातर लोग BTC को ही रेफ़र करते हैं, क्योंकि इसको कोई एक शख्स इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी जो होल्डर्स है ना वो स्प्रेड आउट है, किसी एक के पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो नहीं है। तो ये सारा डेटा जो है ना ये आपको कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वाइट पेपर जो है ना सोर्स कोड, कम्युनिटी, एक्सप्लोर्स और बिटकॉइन ORG।
ठीक है। तो इसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वाइट पेपर कहाँ से पढ़ना है आपने, ठीक है, इसका वेबसाइट जो है ना वो लिंक यहाँ पे दिया गया होता है। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन दो वेबसाइट में मिल जाएगा कि आपने फिर इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है और इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट